Good afternoon, everyone. Today we will start next topic main causes of gender inequality. तो यहाँ पर हम जेंडर इन हमारी जो सोसाइटी है यहाँ सोसाइटी में जेंडर इनइक्वलिटी के जो मेन कॉजेज मेन कारण हैं वो कौन से हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड इन मैनी फैमिलीज प्रेफरेंस इज़ गिवन टू द बर्थ ऑफ द बॉय एंड नॉट टू द गर्ल। देखिए, ज़्यादातर हमारी सोसाइटी के अंदर जो फैमिलीज़ हैं जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पीरियड पर यही उम्मीद करते हैं, यही मतलब होप करते हैं कि उनके घर बॉय बेबी हो, ना कि गर्ल। एज इट इज़ बिलीव्ड दैट द lineage of the family depends upon the boy of the family and not the girl। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी हमारी आगे चलकर हमारे वंश को बढ़ाने वाला है, lineage का मतलब होता है सक्सेशन, मतलब आगे वंश को बढ़ाने वाला जो है वो एक बॉय है, ना कि गर्ल। तो इसीलिए फैमिलीज़ जो होती हैं उनकी उम्मीद और होप यही होती है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म हो तो वो प्रेफरेंस जो है एक मेल या बॉय को देते हैं कंपैरेटिव टू गर्ल चाइल्ड। ओके, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट, जो हम मतलब भेदभाव हम करते हैं एक बच्चे को लेकर। तो ये भी एक रीज़न है जेंडर इनइक्वलिटी का। सेकंड, नेग्लिजेंस ऑफ वीमेन एजुकेशन। महिलाओं की एजुकेशन की अनदेखी या उनको निगलेक्ट कर देना, अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। इट वॉज़ कंसिडर्ड क्वाइट यूजलेस टू एजुकेट वुमेन। ऐसा माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि वीमेन को एजुकेट करना एक यूज़लेस है, मतलब कोई काम नहीं आना। एज दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि उनसे कोई अर्निंग या जॉब करने की उम्मीद ही नहीं की जाती। मतलब वीमेन को कि ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में लोगों का मानना है कि आगे चलकर जो अर्निंग करके लानी है वो बॉय ने ही करके लानी है। ठीक है, तो इसीलिए गर्ल्स के या विमेंस की एजुकेशन पर इतना ज़्यादा खर्चा करने की नीड नहीं है। तो ये जो थिंकिंग है ये भी वीमेन एजुकेशन को रोकती है और इसीलिए जेंडर इनइक्वलिटी को जो है सपोर्ट मिलता है। थर्ड आता है चाइल्ड मैरिज। द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज वॉज प्रिवलेंट इन द एंशियंट सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर पुराने टाइम से ही देखें तो छोटे से एक गर्ल का 8-10 साल की एक बच्ची की शादी जो है या एक ऐसे बॉय या मैन से कर दी जाती थी जो उससे ज़्यादा एज में बड़ा होता था। दिस स्लिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इन हाउस टू अ डार्क कॉर्नर, जिसकी वजह से एक छोटी एज में होने की वजह से एक फीमेल की इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो कुछ बोले या कुछ किसी डिसीज़न के अगेंस्ट जाए। तो वीमेन जो हैं उनके डिसीज़न एक अंधेरे में, मतलब एक डार्क कॉर्नर पर, मतलब कहीं ना कहीं उनके डिसीज़न की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो धीरे धीरे वो उनको इग्नोर कर दिया गया। शी वॉज टू स्मॉल टू से एनीथिंग। और यहाँ तक कि जो एक एज का गैप होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उनके डिसीज़न को मानते वक्त यही कहा जाता कि ये इतने बड़े बड़े डिसीज़न लेने के लिए बहुत स्मॉल हैं, बहुत छोटी हैं। ठीक है, इस तरह के जो बिग डिसीज़न है वो मेल या घर का जो मैन होगा वही लेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक रीज़न रहा। नेक्स्ट, विडोज़ द डिप्राइव्ड वंस। जो विडोज़ होती थी, विधवा जो होती थी, उनको भी कुछ अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो ये भी एक जेंडर इनइक्वलिटी का कारण है। अर्ली मैरिज, जल्दी शादी हो जाती थी, एज डिफरेंस काफ़ी होता था। ठीक है, एंड दैट टू ऑफन विद एन ओल्ड मैन फोर्स्ड वीमेन इनटू मोर चैलेंजेस। अब सबसे ज़्यादा एक तो जल्दी शादी करना और दूसरा एक बूढ़े व्यक्ति से, मतलब अपनी एज से ज़्यादा, कई बार तो डबल एज के भी हो जाते थे, या 15-15 साल या 10-10 साल, इतना ज़्यादा, मतलब जो एज ग्रुप डिफरेंस होता था। तो ऐसे एज डिफरेंस में जो महिलाएं थी उन्हें बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था। अब अपनी एज से अगर डबल होगा तो ऑब्वियस है कई बार उनको जो है जल्दी ही अर्ली एज में ही वो कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी। सिंस एज और युगों युगों से
जो हमारी सोसाइटी है उसमें विडो हैव बीन द मोस्ट निगलेक्टेड ऑफ ऑल वीमेन। विडोज जो होती हैं विधवा, उन्हें हमारी सोसाइटी के अंदर अनदेखा, इग्नोर और बुरा माना जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन और गो एनीवेयर। विधवाओं को ना तो किसी से बात करने की और ना कहीं आने जाने की परमिशन थी। दे वर कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज ऑफ देयर ऑन रूम, क्लैड इन अ वाइट साड़ी एंड बॉल्ड हेड। यहाँ तक कि जो विधवाएं थी उन्हें अपने कमरे से बाहर, अपनी चारदीवारी से बाहर जाने तक की भी परमिशन नहीं थी और उन्हें वाइट साड़ी और अपने सारे सिर के बाल जो हैं कटवाने होते थे। तो इस तरह की बड़ी बुरी और दयनीय कंडीशन थी हमारे पुराने सोसाइटी के अंदर विधवाओं के लिए। आज बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बहुत सारे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नमेंट ने राइट बनाए। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। तब जाकर हमें आज जो एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है। पूरी 100% अगर चलो हमें अचीवमेंट नहीं मिली इस फील्ड में, जेंडर इनइक्वलिटी को रिमूव करने में, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम अपने पुराने टाइम से के साथ कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग बहुत हद तक हमें हमारी जो सोसाइटी है उसमें वीमेन की स्टेटस और जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। अब देखिए, बात करते हैं सोशल रिफॉर्मर्स की। कौन से वो सोशल रिफॉर्मर्स क्या होते हैं? समाज में जो भी फैली बुराइयां हैं उनको रिफॉर्म मतलब उनको सुधारने वाले, उनमें चेंज लेकर आने वाले, उन पर्सनालिटीज़ की हम यहाँ बात करेंगे। इन इक्वलिटी कंटिन्यू टू बी अ सीरियस कंसर्न अंटिल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक इन इक्वलिटी जो एक असमानता थी बनी हुई थी। व्हेन सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, उस टाइम पीरियड पर राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड सर सैयद अहमद खान, इन सभी ने अपने अपने वे से वीमेंस की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके स्टेटस को अपलिफ्ट ऊपर उठाने के लिए कुछ रिफॉर्म, कुछ सुधार किए। फर्स्टली बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज एंड लेड स्ट्रेस ऑन वीमेंस एजुकेशन। राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की और वीमेंस की एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया। ही वाज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशिंग सती। इन्होंने सती प्रथा को रिमूव करने के लिए भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। सती क्या है? एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, एक अमानवता का ऐसा क्रूर कार्य जिसके अंदर एक मैरिड वीमेन को जब उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते तो उन्हें बर्न्ड हर सेल्फ ऑन द पायर ऑफ हर हस्बैंड। पायर मतलब चिता। तो अपने हस्बैंड की जलती हुई चिता के साथ ही उसे अपने आप को जलाना होता था। इसे ही सती प्रथा कॉल किया जाता था। तो इस तरह की सती प्रथा को इन्होंने बैन कराने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की तो ये आर्य समाज के फाउंडर थे। आर्य समाज के जो ये फाउंडर थे, इन्होंने जेंडर के बेसिस पर जो इक्वलिटी थी उसको स्ट्रेस किया। मतलब इन्होंने ये एम्फेसाइज किया कि चाहे कोई किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, सभी को इक्वली एजुकेशन दी जाए, चाहे वो मैन हो या वीमेन हो। नेक्स्ट आते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गेटिंग द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड इन 1856। ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे, इन्होंने महिलाओं की स्थिति को इम्प्रूव करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज होती थी उसके ऊपर भी रोक लगाई और इन्होंने विधवा जो होती थी उनके पुनर्विवाह को भी मंजूरी दिलाने में हेल्प की। 1856 में इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास कराया जिससे विधवाओं को भी दोबारा से विवाह करने की परमिशन मिल सकी। अमंग द मुस्लिम रिफॉर्म्स वर सर सैयद अहमद खान। बात करें मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर
सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने मुस्लिम वीमेन की एजुकेशन को सपोर्ट किया। ही ऑल्सो डिमांडेड अ बैन ऑन द पर्दा सिस्टम, और इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो सोशल इवेल थी, जैसे कि पर्दा मतलब बुर्के में रहना, पूरा अपने आप को कवर करके रखना, एंड सिस्टम ऑफ पॉलीगेमी का मतलब होता है जब कोई भी एक मैन एक से ज़्यादा वाइफ रखता है, एक से ज़्यादा विवाह करता है, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये आम बात थी। तो पर्दा प्रथा और जो पॉलीगेमी थी, उन सभी सोशल इविल्स को मुस्लिम कम्युनिटी से ख़त्म करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने एफर्ट्स किए। ओके, नेक्स्ट आता है अर्लियर अप टू 20th सेंचुरी सोसाइटी नेवर एक्सेप्टेड और वेलकम्ड राइटिंग्स ऑफ फीमेल ऑथर। 20th सेंचुरी के आसपास फीमेल ऑथर्स को, मतलब कोई भी महिला कुछ राइटिंग वर्क करे, अपना कुछ लिखे, तो ये पसंद नहीं किया जाता था। दिस वाज, इसीलिए जो फीमेल ऑथर होती थी वो किसी मेल, अपना कोई मेल नेम रख के तभी कुछ रिटर्न वर्क करती थी। तो इसी तरह से जॉर्ज इलियट के नाम से जो एक फेमस ऑथर हुए हैं, उन्होंने एक नॉवेल अपना राइट किया जिसका नेम था मिल ऑन द फ्लॉज। इसने पूरी मार्केट पर अपना राज किया, मतलब काफ़ी मार्केट में ये फेमस हुआ। एक्चुअली ये जो था मैरी एने इवेंट्स के थ्रू लिखा हुआ था, बट उस टाइम पीरियड पर फीमेल के को एक एज ए ऑथर के रूप में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो इसीलिए इन्होंने जॉर्ज इलियट के नाम से इस चीज़ को प्रिंट कराया। नेक्स्ट आता है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी का मतलब जेंडर के बेसिस पर समानता। जेंडर इक्वलिटी इज़ अ स्टेट वेयर बोथ मेल एंड फीमेल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है वो स्टेट, वो स्थिति जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर दोनों एक जैसे अपने इंटरेस्ट, सब्जेक्ट, करियर और लाइफस्टाइल को स्पेंड करने के लिए फ्री हैं। दिस इक्विलिब्रियम वाज अटेंड विद टाइम, एक्सपीरियंस एंड मैच्योर थिंकिंग। ये जो समानता है ये तभी प्राप्त की जा सकती है जब लोगों की जो थिंकिंग है वो मैच्योर होगी। लोग जो है नैरो थिंकिंग से हटकर चीज़ें खुद अपने जीवन में, अपनी सोसाइटी में चेंज करना चाहेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स फॉर जेंडर इक्वलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जेंडर इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। इन द प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर जेंडर इक्वलिटी एज अ फंडामेंटल राइट। हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये क्लियर किया गया है कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, मतलब हमारा बेसिक मौलिक अधिकार है, इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। It also empowers the state to adopt measures to avoid discrimination by way of legislation and policies। मीन्स हमारी गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी और कानून बनाने चाहिए जो भी जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करता है उन सभी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, और उनको ख़त्म करके जो भी जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है उनको ख़त्म करके इक्वलिटी को बढ़ावा दिया जाए। सेकेंड, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वाज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस के लिए एक नेशनल कमीशन सेटअप किया गया पार्लियामेंट के थ्रू। एक नया एक्ट 1990 में एज ए सेफ गार्ड के रूप में, सेफ गार्ड मतलब उनकी वीमेंस की सुरक्षा के लिए एक एक्ट पास किया गया, ठीक है। द राइट्स एंड लीगल एंटाइटलमेंट्स ऑफ वीमेंस के अधिकारों के लिए उन्होंने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ये एक नेशनल कमीशन पास किया गया। ओके, और नेक्स्ट प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो थी बेटा, इसमें क्या था कि
बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसके सेक्स के बारे में कि वो मेल है या फीमेल, ये सभी पता लगाया जा सकता है। और अगर ये पता लग जाता कि वो फीमेल है तो उसकी गर्भ में ही हत्या करा दी जाती थी, उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। तो गवर्नमेंट ने इस 1994 में इस सेक्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को रोक लगा दी ताकि फीमेल फोर्टिसाइड को रोका जा सके। In 2001, the government announced the national policy for empowerment of women to make the women self-reliant, confident and aware of their fundamental rights. 2001 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्टार्ट की। इसका मेन मोटिव था वीमेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब इंडिपेंडेंट बनाने का और कॉन्फिडेंट बनाने का और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए ये नया नेशनल पॉलिसी वुमेन के लिए स्टार्ट की गई। द विमेन रिजर्वेशन बिल इन इट्स करंट फॉर्म envisages reserving 181 सीट्स इन द पार्लियामेंट फॉर वीमेन। देखिए वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास किया गया, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि 181 सीट्स पर सिर्फ वीमेन ही पार्लियामेंट के अंदर अपॉइंट हो सकती हैं, वही उन 181 सीट्स पर अपना होल्ड कर सकती हैं। इट क्लियरली कन्वे दैट 181 मेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर श्योर would not be able to at least contest for election if the bill is passed। क्लियरली ये कन्वे कर दिया गया कि कोई भी पार्लियामेंट मेंबर अगर किसी बिल को पास कराना चाहता है, एज ए लॉ बनाना चाहता है, तो उसके लिए 181 फीमेल मेंबर्स का होना कंपलसरी है। ये 181 सीट जो है फीमेल के लिए सुरक्षित कर दी गई पार्लियामेंट के अंदर। ओके, तो ये सभी एफर्ट्स जो हैं हमारी गवर्नमेंट के थ्रू इंडियन वीमेंस की पोजीशन, उनकी स्टेट, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए उठाए गए।